आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज के अंक में शामिल है भेंटवार्ता आंखों की देखभाल, साथ ही साथ विश्व जूनोसिस दिवस पर जानकारी और भेंटवार्ता डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, लक्षण, उपचार और बचाव। आइए सबसे पहले सुनते हैं भेंटवार्ता आंखों की देखभाल। हमारे विशेषज्ञ हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर प्रोफेसर अनुज मेहता। आपसे बात कर रहे हैं कमल किशोर। नमस्कार दोस्तों, आंखें ईश्वर की एक बड़ी नेमत है, एक अनमोल उपहार है। इन आंखों से हम पूरी दुनिया को निहारते हैं, खूबसूरती को देखते हैं, और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम उन आंखों का ख्याल रखें, देखभाल करें और डॉक्टर की समय समय पर सलाह भी लेते रहें। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद आपका और आपके श्रोताओं का। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि हम आंखों को लेकर कई बार लापरवाह हो जाते हैं, और खासकर जब डॉक्टर सलाह देते हैं तो उसे भी नहीं मानते हैं, और कई मौसम में अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं और अलग अलग प्रकार से देखभाल करने की भी आवश्यकता होती है। सबसे पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, गर्मियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती हैं वो ड्राइनेस को लेके होती हैं, जो हम जिसे ड्राई आइज़ बोलते हैं, जिसमें आँखों के जो आंसू हैं वो गर्मी की वजह से, एसी फैन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इवेपोरेट होने शुरू हो जाते हैं। और जिन लोगों को थोड़ा आंसू कम बनते हैं उन लोगों को ड्राइनेस की शिकायत हो जाती है, जो कि खुजली होना, थोड़ी बहुत आँख लाल होना, इचिंग होना, वो सब तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें बेसिकली तो ये है कि जब बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो गॉगल्स का इस्तेमाल करिए। घर में एसी और फैन के बिल्कुल सामने नहीं बैठिए। बिल्कुल सामने बैठने से एसी की हवा ड्राई होती है तो ड्राइनेस बढ़ जाती है जी। तो ये 2-3 छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने से ये जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, और जिन लोगों को ज़्यादा ड्राइनेस होती है फिर उनको डॉक्टर को दिखा के उसकी कुछ दवाई वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम ये मान सकते हैं कि जिनके आंसू नहीं आते हैं, ड्राई हो जाते हैं, वो किसी बीमारी के शिकार भी हो सकते हैं? ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें आंसू बनने कम हो जाते हैं। खासकर महिलाओं में मेनोपॉज के बाद ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन हो जाती है। तो उन लोगों में आंसू भी कम बनते हैं, मुंह भी उनका सूखता है, सारे बॉडी के सिक्रीशंस कम हो जाते हैं। तो उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब, और जो आंखों में जो रेडनेस जो होता है उसके लिए क्या करना चाहिए, वो क्यों होता है? देखिए, रेडनेस के तो अनंत कारण हैं, बहुत कारण हैं, जिसमें से ड्राइनेस भी एक कारण है। और इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत सारे तरह के वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिसे हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। कॉर्निया एक अंग होता है, आई का पार्ट होता है, जिसमें इन्फेक्शन होने से, अल्सर होने से आँख लाल हो जाती है। आँख के अंदर सूजन आने से भी बाहर से आँख लाल दिखती है। तो ऐसे कारण तो बहुत सारे हैं जी। बट गर्मी के मौसम में 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। बड़े लोगों में, बुज़ुर्गों में ड्राइनेस, और बच्चों में एक कंडीशन होती है जो एक तरह की एलर्जी होती है, जिसको हम टेक्निकल टर्म में वर्नल कंजक्टिवाइटिस या स्प्रिंग कटार बोलते हैं। जी। ये नॉर्मली छोटे बच्चों में होती है, 6-7 साल की उम्र से लेकर 14-15 साल की उम्र तक, और ये फरवरी या मार्च के सीज़न में ज़्यादा शुरू होती है जैसे मौसम बदलता है, और पूरी गर्मी में ये चलती है। कारण इसका बहुत अच्छे से नहीं मालूम है, लेकिन ये एक एलर्जिक कंडीशन है और ये सालों साल चलती है। ये हर साल बच्चे को थोड़ा बहुत होगा, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वो धीरे धीरे उसकी सिवियरिटी कम होती जाएगी, और 14-15 साल की उम्र तक ज़्यादातर बच्चों में ये अपने आप ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब, अभी आपने ड्राइनेस की बात की, मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है कि जिनको डायबिटीज़ होता है उनके साथ भी क्या ये समस्या हो सकती है, होती है, ज़्यादा होती है? बिल्कुल, ड्राइनेस की समस्या डायबिटीज़ के मरीज़ों में ज़्यादा हो सकती है। उनके भी जो ग्लैंड्स वगैरह होते हैं वो डायबिटीज़ में डैमेज हो जाते हैं, आंसू बनने कम हो जाते हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम
थोड़ी औरों के मुकाबले ज़्यादा हो सकती है। डॉक्टर साहब, आजकल देखा जाता है और लोगों को भ्रम है, भ्रांति है, ये कह सकते हैं कि लोग गर्मियों के मौसम में अपने आंखों का ऑपरेशन कराना नहीं चाहते हैं, खासकर जिनका कैटरैक्ट है, मोतियाबिंद है, वो नहीं कराना चाहते हैं। क्या ये सही है? नहीं, जैसे आपने इसमें वर्ड यूज़ किया भ्रम, तो ये एक्चुअली में भ्रम है। ये बहुत पुराने टाइम में, पहले टाइम में ये मिथ थी, लोग मानते थे कि गर्मियों में नहीं कराना चाहिए। उस समय उसके लिए कुछ रीज़न थे जी। जैसे कि जिस तरीके से पहले ऑपरेशन किए जाते थे, मरीज़ को रेस्ट करना पड़ता था, मूवमेंट उनकी जो थी वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती थी, ज़्यादा चलना फिरना अलाउड नहीं होता था, नहाने के लिए मरीज़ को मना करते थे, और गर्मियों के मौसम में जब कूलर, एसीज़ वगैरह नहीं अवेलेबल होते थे तो 3-3, 4-4 दिन अगर मरीज़ नहीं नहाता था तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था। फिर ये था कि पसीना ज़्यादा आएगा, कहीं वो आँख में जाए, उससे कोई नुकसान ना हो। लेकिन अब ऑपरेशन करने के तरीके बदल गए हैं। अब हमारे पास ज़्यादातर घरों में पंखे, कूलर्स की सुविधाएं हैं, और अभी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस या मनाही नहीं है बहुत सी चीज़ों की। तो आज की तारीख में सर्दी या गर्मी में ऑपरेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो मरीज़ को अगले दिन से नहाना अलाउड कर देते हैं, गर्दन के नीचे से तक तो नहाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी। और दूसरे तीसरे दिन अपना हेड वॉश या सर भी धो सकते हैं। तो उसमें कोई अब उतनी नए तरीके से ऑपरेशन करने से अब उतनी रिस्ट्रिक्शंस या मनाही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम है। ऑपरेशन गर्मियों में भी आराम से हो सकता है। डॉक्टर साहब, कई लोगों को देखा जाता है कि आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए कई लोग आइस क्यूब या फिर ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल। अगर किसी को बहुत ज़्यादा आंख में, जैसे धूप से आते हैं आप, गर्मी से आते हैं, जलन महसूस होती है, कुछ होती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आंख बंद करके उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए आइस पैक रख लिया जाए, तो उससे थोड़ी ठंडक मिलती है, अच्छा फील होता है। जी डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद में क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, किस प्रकार ख्याल रखना चाहिए, खासकर जब कैटरेक्ट के ऑपरेशन करते हैं या फिर आंखों का कोई भी ऑपरेशन करते हैं? थोड़ा सफाई का है मेन जो डर होता है, जो जिस चीज़ का, वो होता है कि इन्फेक्शन ना हो। तो आई का इन्फेक्शन होने से फिर ऑपरेशन के बाद जो इन्फेक्शन होता है उसमें आई साइड जाने का खतरा बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट होना चाहिए। जो दवाई डाल रहा है वो हाथ धो के दवाई की बॉटल्स को यूज़ करें। दवाई की बॉटल्स की जो टिप होती है या जो मुंह होता है जहाँ से ड्रॉप निकलती है, उसको गंदे हाथों से टच नहीं करें, कवर करके रखें। और दवाइयाँ जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं, एंटीबायोटिक्स या दूसरी, वो अपनी टाइमली जैसे बताया गया वैसे लें। गर्मी के ख़त्म होने पर और बरसात के शुरुआत में, यानी कि कई बार परेशानी होती है कंजक्टिवाइटिस की, तो ये किस प्रकार इससे बचा जा सकता है, इसमें क्या क्या ख्याल रखना चाहिए? बरसातों में वायरल कंजक्टिवाइटिस, जिसमें एडिनोवायरस कंजक्टिवाइटिस होती है, वो बहुत कॉमन होती है जी। और वो एक तरह से छूत की बीमारी है, वो एक से दूसरे में लगती है। तो उसमें हमें थोड़ा हाइजीन का ख्याल रखना होता है। उसको रोकने का तो ऐसा सच कोई तरीका नहीं है, बट अगर घर में किसी को हो जाए तो बाकी लोगों को बचाने के लिए तरीके हैं, क्योंकि वो फैलता है। आप अपने आँख को हाथ लगाते हैं, आपके जो इन्फेक्टेड आंसू हैं वो जगह जगह पे आप टच करते हैं और उसको हम फोमाइट्स बोलते हैं, तो वो फोमाइट्स से फैलती है। तो अगर आपके घर में किसी को कंजक्टिवाइटिस हो गया है, वायरल कंजक्टिवाइटिस, बरसात के दिनों में, तो उनका रुमाल, टॉवल ये अलग कर लें। वो अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लें बाकी लोगों से। ऑफिस ना जाएं, बच्चे हैं तो उनको स्कूल ना भेजें, घर में रखें ताकि और लोगों को ना फैले। और थोड़ा सफाई का ख्याल रखें, इधर उधर अपने हाथ ना लगाएं ताकि दूसरे लोगों को ना हो। बाकी वो वायरल इन्फेक्शन है, नॉर्मली 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। उसके लिए कोई मेडिसिन की आवश्यकता? स्पेसिफिक मेडिसिन उसके लिए कुछ नहीं चाहिए होती हैं। कई बार हम एंटीबायोटिक्स का कवर देते हैं ताकि कोई और इन्फेक्शन ऊपर से ना हो जाए। अदरवाइज उसमें अगर कोई दवाई नहीं भी दी जाएगी तो वो 4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, कई लोग देखते हैं कि जैसे कंजक्टिवाइटिस हो जाता है उसके बाद में गॉगल्स यानी काला चश्मा वगैरह लगा लेते हैं, तो क्या इससे बचा जा सकता है, सामने वाले को बचाया जा सकता है? नहीं, गॉगल्स इसलिए नहीं काम आएंगे कि सामने वाले को बचाया, बिकॉज वो हवा से नहीं फैल रहा है जी। वो आप अपनी आँख को टच कर रहे हैं, आपके जो इन्फेक्टेड टीयर्स हैं जो वो आप टच कर रहे हो जगह जगह, उससे फैल रहा है। तो गॉगल लगाने से
दूसरे को कंजक्टिवाइटिस नहीं होगा ऐसा नहीं है। गॉगल्स इसलिए लगाने पड़ जाते हैं क्योंकि कई बार कंजक्टिवाइटिस के मरीजों से लाइट टॉलरेट नहीं होती है, वो स्ट्रॉन्ग लाइट में नहीं जा पाते हैं, उनको लाइट में जब स्ट्रॉन्ग लाइट होती है उनको देखने में दिक्कत होती है, तो उनको हम कई बार गॉगल्स लगाने के लिए एडवाइस करते हैं। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि नेत्रदान महादान, और ये भी कहते हैं कि आपके बाद, यानी कि किसी के जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद आपकी आंखें जीवित रहेंगी। लेकिन जब नेत्रदान की बात आती है और खासकर गर्मियों में, किस प्रकार से ख्याल रखा जाए, ध्यान दिया जाए कि वो आंखें खराब ना हो? देखिए, किसी भी तरह का अंगदान महादान है, सिर्फ नेत्रदान नहीं, कोई भी अंगदान है वो महादान है, क्योंकि वो किसी की जिंदगी या किसी को बचा रहा है या किसी अंग को बचा रहा है, किसी को दृष्टि दे रहा है। तो उसके लिए गर्मी और सर्दियों में फ़र्क यह है कि हमें वो आइज़ जो हैं, वो जो आंखें हैं, वो लगभग 6 घंटे के अंदर कलेक्ट करनी होती हैं ताकि वो ख़राब ना हो, हम उनको ठीक से इस्तेमाल कर सकें। बट गर्मियों में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इवन 6 घंटे में भी ये डर रहता है कि वो आँख कहीं इतनी ख़राब ना हो जाए कि वो लेने लायक ना रहे। तो हमारा उन लोगों से जो नेत्रदान करना चाहते हैं उनसे इतना ही निवेदन है, खासकर गर्मी के सीज़न में जो डेड बॉडी है उनकी आई को, आँख को ठीक से कवर कर दें। जैसे अगर आँख थोड़ी खुली है तो उसको कवर कर दें, उसके ऊपर कोई पैड लगा दें। अगर पॉसिबल हो आइस पैक हैं या बर्फ़ को कपड़े में लपेट के आँखों के ऊपर रख दें ताकि उस एरिया का टेम्परेचर कम रहे और वो आई हम थोड़े, अगर देर से भी कलेक्ट हो तो हम उसको यूज़ करें। नंबर्स होते हैं हर जगह के, एरिया वाइज नंबर्स भी हैं, कॉमन नंबर्स भी हैं। आप वहाँ फ़ोन करेंगे, जो भी नियरेस्ट आई बैंक होगा वहाँ से आपके पास घर पे टीम आएगी आई कलेक्ट करने के लिए। और कोशिश ये होती है कि जितना जल्दी से जल्दी हो, आधा पौना 1 घंटा में हम वहाँ पे पहुँच जाएं ताकि उनको बाकी क्रियाक्रम करने में देर ना हो, उनके लिए कोई रुकावट ना हो। और ये भी भ्रम है कि आँख निकाल ली जाएगी तो अगले जन्म में आप अंधे होंगे, ये सब मिथ्या है, ये सब भ्रम है। इनके इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये एक महादान है और आप दान करके एक बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिन्हें डायबिटीज़ होता है, क्या उनकी आंखें भी दान की जा सकती हैं? आंखें सबकी दान की जा सकती हैं, सिर्फ 1-2 कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम आइज़ नहीं लेते हैं। कुछ इस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ तरह के कैंसर्स होते हैं जिनमें हम आई यूज़ नहीं कर सकते, तो वो हम खुद मना कर देते हैं। वैसे आपने बहुत सारी जानकारियां दी, लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न रह गया, और वो है कि अक्सर हम देखते हैं कि घर में बच्चे हैं या फिर बड़े भी हैं, वो अंधेरे में मोबाइल देखते हैं या टीवी देखते हैं, तो इससे हमारी आंखों पर क्या असर होता है? बच्चों में, खासकर बच्चों में, जब आप पास की चीज़ों को बहुत देर तक बहुत टकटकी लगा के देखते हो तो हमारे आई में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, और ज़्यादा देर वो काम करने से बच्चों में मायोपिया, जिसको हम बोलते हैं, एक तरह का चश्मे का नंबर है माइनस का, वो आने लगता है। और ये कोविड के बाद बहुत ज़्यादा देखा गया क्योंकि बच्चे घर में थे, उनकी पढ़ाई भी सब टैबलेट्स में और मोबाइल्स में ऑनलाइन हो रही थी, तो क्योंकि वो बाहर नहीं जा रहे थे, तो हमें वो जो पास की चीज़ों का फिक्सेशन है, जो पास की चीज़ें हम ज़्यादा देख रहे हैं, उसको बीच में रिलीफ देना है। वो रिलीफ कैसे देंगे कि जब हम दूर की चीज़ें देखेंगे, इन्फिनिटी आसमान देख रहे हैं, दूर दूर की चीज़ें देख रहे हैं, और वो पॉसिबल एक कमरे में बैठ के नहीं हो सकता जी। तो हम अब बच्चों को ये सलाह देते हैं, पेरेंट्स को ये सलाह देते हैं कि आप इनको बाहर ले जाइए, बाहर खेलेंगे, साइकिलिंग करेंगे, दूर की चीज़ें देखेंगे, तो उनकी आई को वो रिलैक्सेशन मिलेगा जो दिन में 2-3 घंटे ज़रूरी है। तो बच्चों में थोड़ी आउटडोर एक्टिविटीज़ जो अब बहुत कम हो गई हैं मोबाइल और टीवी की वजह से, उसको वापस बढ़ाने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब, आँखों की देखभाल के विषय में बहुत सारी बातें हैं जो जाननी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी होती है। अब चलते चलते हम आपसे जो आँखों की देखभाल के विषय में है, उसके विषय में एक संदेश चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आँखों का देखभाल हमें और किस ढंग से, अच्छी तरह से हम कर सकते हैं? देखिए, आँखें भगवान ने वैसे तो 2 दी हैं, लेकिन दोनों का ठीक होना ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत से फंक्शंस आई के ऐसे हैं जिसमें हमें दोनों आँख की ज़रूरत होती है। देखभाल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है चोट से बचाएं। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बार हम
अपनी मर्जी से बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ यूज़ करने लगते हैं। बहुत सी बीमारियाँ आँख की ऐसी हैं जो गलत दवाइयाँ यूज़ करने से होती हैं। वो अननेसेसरी दवाइयाँ यूज़ नहीं करें, बिना सलाह के नहीं यूज़ करें, अनलेस अनटिल आपका डॉक्टर आपको बोले कि ये आप बिना सलाह के अपने आप डाल सकते हो, वो ना डालें। और आँख का ऐसे कुछ सफाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है। कई लोगों को आदत होती है आँख में छींटे मारना, साफ़ करना। आँख में जो आंसू बनते हैं वो आँख को अपने आप साफ़ करते हैं, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी पढ़ते समय लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, पढ़ने का एक डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए, ज़्यादा लेट के नहीं पढ़ें, बैठ के पढ़ने की कोशिश करें। तो ये जो इसको हम आई हाइजीन बोलते हैं या कुछ आदतें ऐसी हैं जिनको हम अपना सुधार लें। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आंखों के विषय में, आंखों की देखभाल के विषय में बहुत सारी जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आंखों की देखभाल। अभी आप इस विषय पर वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर प्रोफेसर अनुज मेहता से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। आपसे बात कर रहे थे कमल किशोर। आइए सुनते हैं विश्व जूनोसिस दिवस पर एक जानकारी दे रही हैं श्रुति सोनी। आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे। यह दिन हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। अब अगर सवाल किया जाए कि आखिर जूनोसिस क्या है, तो यह एक ऐसा शब्द है जो हमें शायद रोजमर्रा की जिंदगी में सुनने को नहीं मिलता, लेकिन इसका प्रभाव हम सभी पर पड़ता है। जूनोसिस वो बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है, जिसे जूनोसिस या जूनोटिक भी कहा जाता है। ये बीमारी तब फैलती है जब मनुष्य का संपर्क जानवरों से होता है और रोगाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जूनोसिस बीमारी रोगजनक मनुष्य के साथ साथ पशुओं में भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है, जो आगे चलकर हल्की बीमारियों से लेकर गंभीर स्थिति और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकती है। जूनोसिस से सामान्यतः कोई भी स्वस्थ व्यक्ति बीमार हो सकता है। इसके प्रभाव से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे आसानी से संक्रमित हो सकते हैं। यहाँ तक कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, आसानी से संक्रमित हो सकते हैं, जिसमें गर्भवती महिलाएं भी इसका शिकार बनती हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार 60% मानव संक्रामक रोग जानवरों से उत्पन्न होते हैं, जिनमें डेंगू, इबोला, रेबिस, जीका, सार्स और कोविड-19 जैसी कई बीमारियां शामिल है। इसलिए वर्ल्ड जूनोसिस डे का मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना और यह समझाना कि कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं। यह दिन पहली बार 1885 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर द्वारा पहली बार रेबिस वैक्सीन के प्रकाशित होने के अवसर पर मनाया गया था। तब से इस दिन का महत्व बढ़ता गया। जूनोसिस रोगों से बचने के लिए हमारा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहले शामिल है अपने पालतू जानवरों को नियमित रूप से जांच और उनका टीकाकरण कराना, वन्य जीवों के सीधे संपर्क से बचना और उन्हें प्राकृतिक आवास में ही रहने देना, अपने हाथों को साफ रखना और जानवरों के संपर्क में आने के बाद ही हाथों को तुरंत धो लेना, हमेशा पके हुए भोजन का सेवन करना और साफ पानी पीना। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण का ध्यान रखें, साफ सफाई पर ध्यान दें और बीमारियों से बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें, क्योंकि हमारा छोटा सा प्रयास हमें होने वाली बड़ी बीमारियों से बचा सकता है। धन्यवाद। अभी आप विश्व जूनोसिस दिवस पर श्रुति सोनी से ये जानकारी सुन रहे थे। बरसात का मौसम बीमारियों को आमंत्रित करने का मौसम होता है, क्योंकि इस मौसम में बारिश से कई स्थानों पर जल जमाव, कीचड़ और गंदगी से पैदा होने वाले मच्छर और बैक्टीरिया बीमारियां फैलाते हैं। इसके अलावा मौसम में नमी के कारण बैक्टीरिया अधिक पनपते हैं, जो पानी और खाद्य पदार्थों को दूषित कर शरीर की बीमारियों का कारण बनते हैं। श्रोताओं, बारिश में मच्छरों द्वारा फैलने वाली प्रमुख बीमारियां हैं मलेरिया, डेंगू
और चिकनगुनिया। इसी विषय पर अधिक जानकारी लेने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया डॉक्टर कपिल यादव को, जो प्रोफेसर हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। विषय है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, इसके लक्षण, बचाव और उपचार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जो है, इनके लक्षण क्या होते हैं। तो शुरुआत करते हैं मलेरिया से। तीनों बीमारियों का जो कॉमन चीज है कि तीनों मच्छरों से फैलने वाली हैं, और इनके लक्षण देखें तो मेन जो कॉमन होता है वो है बुखार। बुखार का नेचर थोड़ा थोड़ा भिन्न होता है तीनों बीमारियों में। जैसे मलेरिया का बुखार देखिए तो बहुत तीव्र बुखार होता है, हाई डिग्री ऑफ फीवर जो बोलते हैं, और जो क्लासिक फीवर डिस्क्राइब किया गया वो साइकिलिकल होता है कि हर तीसरे दिन आएगा या हर चौथे दिन आएगा। अच्छा, ये एक साइकिल है। साइकिल वो मलेरिया जैसे 4 टाइप का मलेरिया होता है। मलेरिया वाइवेक्स होता है जो सबसे कॉमन होता है, एक मलेरिया फैल्सीपैरम होता है जिसको दिमागी मलेरिया भी बोलते हैं, जो सबसे सिवियर फॉर्म का मलेरिया होता है जी। एक मलेरिया होता है और एक मलेरिया ओवेल होता है। ओवेल इंडिया में नहीं पाया जाता है। तो तीन प्रमुख, तो इन तीनों का साइकिल अलग अलग होता है। लेकिन एक बात जो ध्यान रखने योग्य है कि अब भारतवर्ष एक एंडेमिक रीजन है जहां तक मलेरिया का सवाल है। तो जो क्लासिकल पिक्चर होती है कि जो साइक्लिक बुखार की, एक ज्यादातर केसेस में नहीं पाई जाती। सो कोई भी हाई ग्रेड फीवर जो मानसून के सीजन में हो उसमें हमें मलेरिया का संदेह जरूर ज्यादा होना चाहिए। दूसरा सिम्टम जो बहुत ज्यादा ध्यान रखने योग्य है वो है बुखार के अलावा कि कपकपी, और जब बुखार छूटता है तो आपको बहुत पसीना आता है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम मलेरिया का बोलते हैं। जहां तक रही दिमागी मलेरिया का सवाल, उसमें जो आपका बोलते हैं कि आदमी खाना छूट जाता है, बहुत ज्यादा बेहोशी की हालत में रहता है, जो फैल्सीपैरम हम बोलते हैं, वो उसके लक्षण होते हैं। अब डॉक्टर साहब, मान लीजिए ये लक्षण अगर कोई भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, उनको ये लक्षण है, तो उनका पहला जो हम कहते हैं कि पहला कदम क्या होना चाहिए? अब भारतवर्ष इस मामले में हमेशा सौभाग्यशाली रहा है कि सरकार ने बहुत पहले से, अभी का नहीं, पिछले 50 साल से स्वास्थ्य कार्यक्रम चला रखे हैं डिजीज के लिए। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम था जो हमने 1956 के आसपास कभी शुरू किया था जी। तो उसमें व्यवधान है, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में एक हमारे जो मल्टीपर्पज वर्कर होते हैं जी। और इनके टेस्ट बहुत सिंपल हैं। आपका एक सिंपल ब्लड स्मीयर बनता है, खून की एक बूंद आपकी उंगली से लेकर उसमें इसकी जांच की जा सकती है। किसी भी छोटे से प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ये जांच पॉसिबल है। हम 2 तरह का स्मीयर बनाते हैं, थिक और थिन स्मीयर बनाते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं। अब उसको हम बोलते हैं नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो उसका नया नामकरण हुआ है। उसमें एक प्रावधान आया है कि रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स करके हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। वो सिंपल किट होते हैं जिसमें आप एक प्रिक करके एक बूंद खून डालें तो विद इन 30 सेकेंड 40 सेकेंड आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो डॉक्टर साहब, अगर मलेरिया पता चल जाता है कि हम मलेरिया से पीड़ित हैं, तो फिर आगे का उपचार क्या होता है? मलेरिया का एक चीज जो जानने की जरूरत है कि मलेरिया ज्यादातर इंडिया में दूर दराज वाले एरियाज में होता है, जो आपके रिमोट एरियाज हैं, और ट्राइबल पॉपुलेशन में जो फैल्सीपैरम है, जो ज्यादा सिवियर फॉर्म ऑफ मलेरिया है, वो ज्यादा तादाद में पाया जाता है। तो उपचार के 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक तो है कि जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस का टेस्ट कराना जी, कि पता चल जाए मलेरिया है। उसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो क्लोरोक्विन के टैबलेट्स होते हैं जो 3 दिन तक रोज खाने, वो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराती है। कुछ एरियाज हैं जहां पर अब रेजिस्टेंस पाया जाने लगा है, जबकि जो नॉर्मल क्लोरोक्विन है उससे वो असरदार नहीं होता। तो उसके लिए हम एक बोलते हैं आर्टिसोनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी, और ACT, वो भी प्रोग्राम के तहत मुफ्त मुहैया कराई जाती है। वो आपका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। आप अगर उन डिस्ट्रिक्ट्स में 117 डिस्ट्रिक्ट सरकार ने आइडेंटिफाई किए, अगर उनमें है तो वहां आप ACT आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बन जाता है। एक बात जो ध्यान रखने की है कि जब भी आप मलेरिया की दवाई ले रहे हैं तो कोर्स पूरा करिए। अगर वो 3 दिन की दवा है तो 3 दिन पूरा लीजिए। उसके साथ आपको 14 दिन के लिए एक और दवाई लेनी होती है, तो वो भी आप जो संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दवाई वो जरूरी होती है। तो वो कोर्स पूरा करिए। इससे न केवल आपको फायदा होगा बल्कि समाज में मर्ज आगे नहीं फैलेगा, आगे आप उसको फैला नहीं, और रेजिस्टेंस नहीं डेवलप होगा। तो उस बात का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर साहब, अब हम बात कर लेते हैं डेंगू की, क्योंकि डेंगू भी हमारे भारतवर्ष में क्योंकि मच्छर से ही फैलता है, और डेंगू भी हमेशा इस सीजन में बहुत ज्यादा पाया जाता है। डेंगू एक जैसे देखें तो प्राइमरली एक अर्बनाइजेशन का डिजीज है, यानी शहरों में ज्यादा पाया जाता है। शहरों में भी, घरों में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि इसका जो मच्छर होता है, जो एडिस एजिप्टी हम बोलते हैं या टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं, वो आपके बाहर गंदे पानी में नहीं मिलता। वो घर में जो स्टेगनेंट वाटर होता है, आपका साफ पानी, जो कूलर का पानी है, छतों पर टायर हैं, जो बॉटल्स पड़े हैं,
उसमें रहने वाले पानी में पाया जाता है। जहां तक रही सिम्टम्स का सवाल, तो जो डेंगी है, डेंगी में भी आपका बुखार आता है, बुखार के साथ जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द होना, और एक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर डेंगी का होता है वो होता है शरीर पे चकत्ते हो जाना, जो मलेरिया में नहीं पाया जाता। तो आपके लाल रंग के या नीले रंग के चकत्ते पूरे शरीर में पाए जाते हैं। एक सिवियर फॉर्म ऑफ डेंगी होता है जिसे आप डेंगी हेमरेजिक फीवर या डेंगी शॉक सिंड्रोम बोलते हैं जी। जो अगर 1000 लोगों को डेंगी है तो उनमें से एक को होता है, और वो क्लासिकली होता है जब आप, जैसे 4 टाइप का डेंगी होता है, 1, 2, 3, 4, तो अगर आपको 2 टाइप के डेंगी का एक के बाद एक संक्रमण हो तो आपको डीएचएफ या डीएसएस हो सकता है, और ये पोटेंशियली जानलेवा डिजीज है। तो डॉक्टर साहब, इससे किस तरह बच सकते हैं इंसान? इन तीनों डिजीज का बचने का जो बेसिक, अगर आपको, जैसे हम पब्लिक हेल्थ में बोलते हैं, वो है कि मच्छर का कंट्रोल। और डेंगू का मच्छर तो डॉक्टर साहब दिन में ही काटता है, घर में काटता है, तो इसका ज्यादातर ओनस आपके ऊपर है। आप अपने घर में पानी ना इकट्ठा होने दें। कहते हैं कि आधा चम्मच पानी भी सफिशिएंट है डेंगू के मच्छर को पनपने के लिए। तो अगर उतना भी आप प्रिवेंट करेंगे अपने घर में, जैसे अगर कूलर है, कूलर में पानी रेगुलरली बदलते रहिए, छतों पे इंश्योर करिए कि आपके कोई कबाड़ी का सामान ना हो जिसमें पानी इकट्ठा हो सके, टंकियां अपनी छत पे जो है उनको ढक कर रखें, तो इन चीजों से इसका कंट्रोल हो सकता है। और डॉक्टर साहब, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इसका जो सिम्टम होता है, जो जोड़ों में दर्द होता है, भयंकर दर्द, उसी वजह से इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। और डॉक्टर साहब, डेंगू में ही कहा जाता है कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो उसका फिर क्या उपचार होता है? देखिए, प्लेटलेट जो है, जैसे नॉर्मल प्लेटलेट आपका 2.5 से 3 लाख नॉर्मल काउंट होता है, तो जब तक आपका 50,000 से ऊपर काउंट है तो कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छा। लेकिन आपको मॉनिटर करने की जरूरत है। और डेंगू में एक इंटरेस्टिंग चीज जो ध्यान रखने योग्य है, जो आम श्रोताओं के लिए बहुत जरूरी है, कि जब तक आपको बुखार है डेंगू का, तब तक खतरे की इतनी बात नहीं। तो जो जरा खतरे वाला पीरियड, जो हम क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं, वो होता है बुखार उतरने के बाद 3 से 4 दिन का पीरियड। एक आपका पानी जो आप पीते रहिए वो बहुत जरूरी है, ऑप्टिमल हाइड्रेशन मेंटेन करना, क्योंकि जो आपको खून का रसाव होता है वो इसलिए होता है कि डेंगू बुखार से जो आपकी कैपिलरीज हैं ब्लड की, उनमें लीकेज शुरू हो जाता है और उनसे वसा रक्त बहना शुरू हो जाता है, तो उसका ध्यान रखने का। डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं चिकनगुनिया की, तो इसको फिर इन दोनों से श्रोता कैसे अलग करे? चिकनगुनिया, जहां तक हमारा मानना है, क्योंकि ये जानलेवा मर्ज नहीं है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है वही है कि आपको बुखार रहेगा। बुखार के अलावा इसमें जो जोड़ों में दर्द होता है, जो आर्थ्रोपैथी है, आर्थराइटिस है, वो बहुत ज्यादा सिवियर और थोड़े लंबे ड्यूरेशन का होता है। तो इसको हम बेंडिंग डिजीज भी बोलते हैं, कि आप बस इतना ज्यादा दर्द होता है कि आप मुड़े ही रहते हैं, आप अपना पूरा शरीर सीधा नहीं कर पाते। देखिए, पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको डिस्कम्फर्ट तो होता है, लेकिन ना तो इसके कोई लॉन्ग टर्म सीक्वेल होते हैं, आपको डिसेबिलिटी नहीं होता है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है जो अपने आप ठीक हो जाएगा अगर कोई उपचार नहीं भी करेंगे तो। उपचार इसका जो हम बोलते हैं कि रेस्ट करिए, और आपको पेन कम करने के लिए कुछ दवाइयां होती हैं वो दी जानी चाहिए। कुछ दवाइयां अवॉइड करनी होती हैं, जैसे एस्पिरिन, वो इसको कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। दर्द की कुछ दवाइयां इसमें कॉम्प्लिकेशन ला सकती हैं। अब मच्छर हमारे आसपास तो रहेंगे ही, तो उनसे बचाव के लिए आप क्या सलाह देंगे? एक बेसिक चीज तो ध्यान रखने का कि खाली अपना घर साफ रखने से आप बीमारियों से नहीं बच सकते। क्योंकि इसके 2 कारण हैं। एक तो कि ये सिर्फ ये नहीं कि आप बाहर जाएंगे, जो मच्छर का उड़ने का डायमीटर है वो अराउंड 2 किलोमीटर होता है। अच्छा। तो अगर आपके शहर में कोई भी स्लम है, वहां पर ही मच्छर पनप रहे हैं, तो आप भी इतना ही रिस्क पे हैं, चाहे आप कितना भी हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हैं, फ्लुएंट एरियाज में रह रहे हैं। तो इस बीमारियों का आप जो रोकथाम कर सकते हैं वो समाज इकट्ठा होकर कर सकता है, अकेले ये संभव नहीं। मच्छर बहुत ही बलशाली वेक्टर माना गया है। जी, बिल्कुल। देखने में छोटा है, पर इसका काटने का जो इसका उसका वो है वो बहुत ज्यादा भयंकर है। तो इसका हम लार्जर, तो इसीलिए ये मेरा मानना है ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज मोर ऑफ आपका एनवायरमेंटल इशू। अगर आप लार्जर सैनिटेशन का ध्यान रख सके, वाटर स्टैग्नेशन ना होने दें, पूरे मच्छरों को ना पनपने दें पूरे सिटी में, वही एक तरीका है। आप पर्सनल प्रोफाइलैक्सिस से मलेरिया, डेंगू और इससे नहीं बच सकते। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया पर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, लक्षण, उपचार और बचाव। अभी आप इस विषय पर हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल यादव, प्रोफेसर एम्स न्यू दिल्ली से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका अब समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।